सिल्वीकल्चर के पिछले वीडियो में हम लोग फॉरेस्ट और उसका क्लासिफिकेशन इसे डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो फॉरेस्ट्री है और उसके जो टाइप हैं उन्हें समझेंगे। सिल्वीकल्चर और उससे जुड़ी हुई जो टर्मिनोलॉजी है और सिल्वीकल्चर का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है उसे समझेंगे, और फॉरेस्ट का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है उसे समझेंगे। तो 3 मुद्दे हैं जो इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फॉरेस्ट्री क्या है। जैसे आप लोग के हमें फॉरेस्ट्री ऑप्शनल लेना है, फॉरेस्ट्री जुड़ गया हमारे सिलेबस में, तो ऐसे अगर फॉरेस्ट्री कर रहे हो आप लोग तो आपके दिमाग में कोई तो एक थीम आती होगी कि फॉरेस्ट्री मतलब क्या है। तो ये तो समझ में आता है कि फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो फॉरेस्ट्री मतलब जंगल की स्टडी। तो आप जंगल की स्टडी करने का मतलब क्या करोगे उसमें। एक तो ये दिमाग में समझ में आता है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि जंगल में कहीं अगर आपके पास खाली ज़मीन है, उस खाली ज़मीन में आप पेड़ पौधों को लगाओगे। फिर जब पेड़ बड़े होंगे तो उनको पानी यानी सिंचाई वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, इरिगेशन है वो तो देना होगा आपको। फिर जब ये बड़े होंगे तो कई बार इन पर इंसेक्ट पेस्ट जो हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनका अटैक हो जाता है, उस पर ध्यान दोगे कि ना हो। तो जो भी आपके पास इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है यानी कि जो कीड़नाशक हैं उन्हें आप छिड़काव करोगे। फिर पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तो उनके जो क्राउन है, क्राउन को हिंदी में क्या बोलेंगे, शायद झुरमुट जो भी है, ये समझ लो कि ये पेड़ है, इसका जो ऊपर की कैनोपी है ये उसका रहा क्राउन। जैसे ताज होता है, क्राउन ताज को भी बोलते हैं, जो रानी राजा क्राउन सिर पे रखते थे, ये पेड़ का ऊपर क्राउन रहा। तो ये जो इनका कैनोपी है, क्राउन है पेड़ों का, ये भी आपस में टकराने लगता है। तो हम लोग जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो इनकी काट छाट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर किया जाता है थिनिंग टेंडिंग ऑपरेशन, इसी में थिनिंग के ही पार्ट है। टेंडिंग ऑपरेशन मैन है, उसके अंडर थिनिंग आता है। तो ये काट छाट वाला काम हम करेंगे। और जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो उन्हें कटाई का काम भी करते हैं। अब इसमें ये सारे के सारे काम हम लोग करेंगे फॉरेस्ट्री के अंदर। तो फॉरेस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर छोटे छोटे से सब्जेक्ट आते हैं। जैसे कि सिल्वीकल्चर है, वो इसी का एक पार्ट है। सिल्वीकल्चर में हम पेड़ों को उगाने से लेकर के यहाँ तक टेंडिंग वगैरह तक जो है हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। पेड़ों को कैसे काटा जाए, काटने के क्या तरीके होंगे, काटने के बाद उनको कैसे कन्वर्जन किया जाए, क्योंकि सीधे पेड़ों को तो नहीं ले जाया जा सकता है। तो उनकी कटाई छटाई करके जो ब्रांचेज हैं, जो साइड की जो ब्रांचेज हैं, उन्हें काट दिया जाता है और उन्हें एक लॉग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उन्हें मार्केट में लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मार्केटिंग जो बोली लगा देते हैं, ऑक्शनिंग का काम है। ये सारे काम हम करते हैं फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन के अंदर। ये भी आपके सिलेबस में डिटेल में है तो उसे भी समझेंगे। ऐसे बहुत सारे काम हैं। बोली का एक अपना है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर जो लोग हैं ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए अर्गोनॉमिक्स है। तो ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज हैं और ये सब की सब फॉरेस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। तो सिंपल वे में अगर आपको फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आना है कि फॉरेस्ट्री क्या है, तो ये एक टाइप से थ्योरी वाला भी मुद्दा है और प्रैक्टिस भी है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों है, प्रैक्टिकली भी है और थ्योरी है। इसमें करते क्या है कि हम फॉरेस्ट जो है उसको क्रिएट करते हैं, उसको संरक्षण देते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और लास्ट में हम उसे यूटिलाइज कर लेते हैं। ये डेफिनेशन याद रखो, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके होते हैं। वो सीधी डेफिनेशन दे देते हैं और ऑप्शन दे देते हैं कि फॉरेस्ट्री है, सिल्वीकल्चर है, सिल्विक्स है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखो थ्योरी और प्रैक्टिस, और ये 4 टर्म क्रिएशन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन, ये मिलकर समझ लो ये फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन है। अब जैसे हमने फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया था, वैसे ही हम फॉरेस्ट्री को भी क्लासीफाई करेंगे। अब क्लासिफिकेशन के कुछ अपने बेस होंगे, आधार होंगे, जिनके आधार पर हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो पहला आधार ले लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैनेजमेंट। आप जो मैनेज कर रहे हैं उसकी क्या इंटेंसिटी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि 2 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट है जिसके पास ये फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए अपने नोट्स हैं, 400 या 450 500 पेज के नोट्स हैं। उसके पास केवल 500 ही पेज के नोट्स हैं। तो वो क्या करेगा, पहले एक बार पढ़ लेगा तो अपने रेड पेन से हाईलाइट कर देगा, दोबारा से पढ़ेगा ग्रीन से कर लेगा, तीसरे में तो हाइलाइटर खरीद के ले आएगा, पीले वाला, लाल वाला, काला वाला, जो भी है।
3-4 को करेगा, तो बहुत ही जो नोट्स होंगे वो पहले से ही कलर होंगे, फिर ये ऊपर से और कलर करेगा, वो अजीब ही दुनिया में पहुंच जाएगा। कई बार तो कुछ लोग इतने हाईलाइट कर देते हैं कि उनका एक साइड का जो हाईलाइट किया वो पीछे की साइड भी दिख जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसके पास एरिया कम था, छोटा सा स्पेस है, तो उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस किया उनने। उस नोट्स का जो यूटिलाइजेशन है वो ओवर कर लिया, जितना करना चाहिए उससे भी वो ज़्यादा कर लिया, यानी कि साइट को जो या नोट्स का जो पोटेंशियल था उन्होंने मैक्सिमम लेवल तक यूज कर लिया। पहली बात ये तब कर पाए जब वो कम हो, और तीसरा ये है कि वो तब कर पाते हैं जब उनका एक ही डायरेक्शन हो, एग्जाम हो। वैसे फॉरेस्ट्री में है, फॉरेस्ट्री 2 टाइप की होती है इंटेंसिटी के बेस पे, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव या गहन वानिकी बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई डिपार्टमेंट है जिसके पास फॉरेस्ट का एरिया थोड़ा छोटा है, कम एरिया है, तो वो उस एरिया पे सोच समझ के पेड़ लगाएंगे, बहुत अच्छी तरह से उनको मैनेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो इस ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पाएँ, मतलब पर हेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पाएँ। तो जो भी इनकी जो ज़मीन है उसकी जो भी मैक्सिमम जो अधिकतम उत्पादन क्षमता होगी वहाँ तक ये उसे यूटिलाइज कर लेंगे। यूटिलाइज साइट पोटेंशियल अप टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, जहाँ तक ये कर सकते हैं मैक्सिमम की कोशिश करेंगे। ये कब है, जब इनके पास एरिया कम हो। अब ऐसे करने के लिए क्या करेंगे ये कि जैसे करना है यूटिलाइजेशन, तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर 25 टाइप के पेड़ लगाएंगे, ये कोशिश करेंगे कोई पर्टिकुलर टाइप का यूज कर लें। जैसे कि तराई रीजन में पॉपुलर लगा देते हैं, या किसी ने टीक की प्लांटेशन कर दी, सालगी कर दी, कोई एक स्पीसीज को लेकर पूरे में प्लांटेशन कर दी। तो ये क्या हुई, गहन वानिकी, जहाँ पर आप किसी ज़मीन पर बहुत अच्छी तरह से खेती बाड़ी करते हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करते हो। दूसरा है एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। एक्सटेंसिव का मतलब व्यापक। मान लो आप ऑस्ट्रेलिया के किसान हो, आपके पास है 15,000 हेक्टेयर की ज़मीन, आपकी ज़रूरतें हैं नहीं, मार्केट में कुछ ऐसा चल नहीं रहा है कि आप यहाँ से बेच के मार्केट में बेचो, कितना बेचोगे। अब 15,000 हेक्टेयर का एरिया है आपके पास, तो आप क्या करोगे, आप क्या पहले जितना साइट को यूटिलाइज करोगे, नहीं करोगे। आप क्या करोगे, कुछ अगर खाली पड़ा हुआ है बोला पड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह है बोला हमें घर बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो कुछ जगह आप ऐसी पेड़ों की प्लांटेशन करते हो जो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में यूज होते होंगे। कुछ जगह आप ऐसे पेड़ों को लगा दोगे जो आपके जलाऊ यानी कि सर्दियों के टाइम पर जलाने के काम में आते होंगे। कुछ ऐसी पेड़ लगा दोगे जो आपको केवल गर्म हवा या ठंडी हवा से आपके घरों को प्रोटेक्ट करते होंगे, उनका पर्पज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये ना तो साइट पोटेंशियल को भी, जो साइट या ज़मीन की जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ प्रोडक्शन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये कब होता है, जब आपके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा हो, उद्देश्य आपके पास कम हो। तो एक तो ये याद रखना है। दूसरा इसलिए इसे बोलते हैं मल्टी यूज फॉरेस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ कवर करने की कोशिश करते हो। ये तो अपना एक बेस था इंटेंसिटी के आधार पर। अपने अब दूसरा बेस ले लेते हैं, वो है अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आप फॉरेस्ट को क्यों मैनेज करना चाहते हो, आपके पीछे कोई क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य के आधार पर अपनी 4 मेन टाइप की फॉरेस्ट्री होती है। एक है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री, जहाँ पर आपका काम है कि आप कोई एरिया है जिसे बचाना चाहते हो, या कोई उद्देश्य है जैसे कि आजकल दिल्ली के आसपास प्लांटेशन कर दो जिससे कि प्रदूषण की समस्या कम हो, तो प्रोटेक्शन का काम हुआ। प्रोडक्शन मतलब कुछ उत्पादन के लिए काम कर रहे हो, उसकी टाइप पढ़ेंगे। तीसरा सोशल है, समाज की भलाई के लिए फॉरेस्ट्री यूज़ कर रहे हो। या अर्बन फॉरेस्ट्री, सिटी वाला जो फॉरेस्ट्री है उसको एक अलग ही स्फीयर में लेके चल रहे हैं आजकल, तो अर्बन फॉरेस्ट्री को अलग कर देंगे क्योंकि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री के बहुत सारे टाइप हो चुके हैं। तो ऐसे 4 बेसिक टाइप पढ़ेंगे। इसमें सोशल फॉरेस्ट्री के कुछ सब टाइप भी हैं, इन सब टाइप को भी पढ़ेंगे। वैसे इन्हें डिटेल में हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से आपका एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें भी डिस्कस करेंगे इसे। तो यहाँ पर इसे अपना पहला पार्ट ले लेते हैं, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। प्रोटेक्शन का मतलब आप संरक्षण वाला काम कर रहे हैं, यानी कि फॉरेस्ट्री यानी कि पेड़ उगाने का जो आपका उद्देश्य है
वो किसी चीज़ के संरक्षण से है। जैसे कि दिल्ली में ले लेते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री को भी यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया कि आपके जो भी रोड हैं उनके किनारे जहाँ पॉसिबल हो जगह मिले वहाँ पेड़ लगा दो। ये न दिल्ली नहीं, लगभग सभी सिटी में हो रहा है। जैसे पेड़ लगेंगे तो क्या होगा कि जो भी यहाँ पर ट्रैफिक जाएगा, जो भी वाहन जाने वाले हैं, वो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, मैक्सिमम जो है CO2 है, जो भी डस्ट रिलीज हो रही है, कार्बन सूट, वो यहीं पेड़ों पर रहेगा। नॉइज़ जो आवाज़ है, ध्वनि प्रदूषण है, वो भी यहीं पर इसी पैच में रुक जाएगा। तो एक टाइप से ये बाहर नहीं जाने देगा। तो ये प्रोटेक्शन पर्पज़ हो गया। पॉल्यूशन के हिसाब से प्रोटेक्शन हो सकता है। पॉल्यूशन का एक एंगल और है, जैसे कि टाटा कंपनी को ले लेते हैं। मेरा जो मास्टर चल रहा था पंतनगर में, तो वहाँ पर पंतनगर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ टाटा की है, मोटर व्हीकल वगैरह बनाते हैं ये। तो उसमें क्या है कि जैसे ये टाटा का एरिया है जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। इस एरिया के सराउंडिंग में काफ़ी बड़ा पैच है जिसमें इन्होंने फॉरेस्ट को ग्रो कर रखा है। अब ये फॉरेस्ट क्यों लगा रखा है, ये खाली एरिया क्यों है? क्योंकि ये एक काम करता है बफर की तरह है। बफर किस काम में? इस एरिया से जो भी नॉइज़ निकलेगा, आवाज़ जो निकलेगी, वो भी ध्वनि प्रदूषण वो नहीं हो पाएगा। दूसरा ये है कि यहाँ से जो भी CO2 निकल रही है उसका एक मैक्सिमम परसेंटेज यहीं के प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एक टाइप से ये कंजर्वेशन का काम कर रहा है। तो कंजर्वेशन में ये तो ध्वनि है, तो ये है ही। इसके साथ हम ले सकते हैं वाटर और सॉइल कंजर्वेशन का भी एंगल है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपना जो ऑब्जेक्टिव है कहीं कि अगर यहाँ प्लांटेशन लगा दें तो वो जो ज़मीन का जो हवा से जो अपरदन होता है, जो इरोजन होता है, सॉइल इरोजन, वो रुक जाएगा। वाटर कंजर्वेशन के अगर पेड़ पौधे हैं तो ज़मीन को लूज करेंगे, जो भी बरसात का पानी है वो सीधा इन्फिल्ट्रेट हो जाता है ज़मीन में और वाटर टेबल बढ़ेगा। तो कंजर्वेशन वाले एंगल हो सकते हैं। तो वहाँ पर इन उद्देश्यों को लेकर हम जो फॉरेस्ट्री करते हैं उसे बोलते हैं प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। इसे आप सिंपल वे में कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पहाड़ों में, हिमालय बेल्ट में आजकल हम लोग फॉरेस्ट्री की प्लांटेशन बढ़ा रहे हैं, वो इसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। आगे भी आएगा कि आजकल जो ग्रीन हाईवे कॉरिडोर है वहाँ पर भी हम ये प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री का एंगल है, वो इतनी डिस्कशन बहुत है। दूसरा है प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। आप फॉरेस्ट्री की जो टेक्निक है उसका यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन, उत्पादन के पर्पज़ से। आपका यहाँ दिमाग में ये एंगल नहीं है कि ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, नॉइज प्रोटेक्ट करेगा, कुछ नहीं है। आपका पर्पज़ केवल पैसा है, वो है प्रोडक्शन या उत्पादन वानिकी। यहाँ सीधी सी तरीका है, जैसे खेती करते हो वैसा है। ये आपके पास ज़मीन है, इस ज़मीन में आप पेड़ लगा दोगे, पेड़ जब बड़े होंगे उन्हें काट लोगे, ख़त्म काम। अब उत्पादन के या उत्पादन फॉरेस्ट्री के दो टाइप हो सकते हैं, एक है कॉमर्शियल और दूसरा है इंडस्ट्रियल। इसे कैसे समझेंगे? कॉमर्शियल का मतलब जैसे किसान है वो अपने खेत में गन्ने की खेती कर रहा है, लेकिन वो खेती तो कर रहा है लेकिन वो किस पर्पज़ से कि उससे कैश मिल जाए। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका जो गन्ना है वो लोग फैक्ट्री में बेच दे, वो लोगों को जो गन्ने के जूस वाले स्टॉल है उन्हें बेच दे, घर में कर ले, घर में ही गुड़ बना ले। यानी कि वहाँ जो प्रोडक्ट है वो उसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से लिंक नहीं है, वो है कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। यहाँ उसका जो क्रॉप उगाने का पर्पज़ है वो केवल पैसा है, वो किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करना नहीं है। ये है कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए ही है। जैसे कि अपने नेपानगर में पेपर है, तो ये क्या करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर बम्बू की प्लांटेशन कर दी, बांस बम्बू, उसकी प्लांटेशन इन्होंने कर दी। ये बम्बू इस इंडस्ट्री से ही लिंक है। यहाँ पर कोई एक फैक्ट्री ले लेते हैं, इस इंडस्ट्री से ही लिंक है। यहाँ पर जो भी उत्पादन होगा इस फैक्ट्री को चला जाएगा, और जैसे ही उत्पादन होगा बम्बू कट गया, वहाँ से दोबारा से पेड़ फिर से बम्बू के लगा दिया गया। तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री से लिंक है, इसलिए इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री। और बका के कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है इनमें। तो एक होगी प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री, दूसरी है प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। यहाँ पर हम लोग ये वाला पार्ट और ये डिस्कस कर चुके हैं।
अर्बन फॉरेस्ट्री में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ये फॉरेस्ट्री का वो पार्ट जो हम लोग सिटी वाले रीजन में करते हैं वो अर्बन फॉरेस्ट्री। अब सिटी में भी हमारे दोनों ही एंगल हो सकते हैं, प्रोटेक्शन प्रोडक्शन हो सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, आगे अपने में ये डिटेल में आने वाला है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं सोशल फॉरेस्ट्री को, इसे बोलते हैं सामाजिक वानिकी। आपने देखा होगा कई बार न्यूज में आती है कि लोग जंगल में कब्जा कर रहे हैं, जंगल के पेड़ों को काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सपोज गांव है एक जो जंगल में या जंगल के बगल के एरिया में है, उनकी लड़की की शादी है और उन्हें खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत है, तो वो टिम्बर वो क्या करेंगे, जंगल से काट ले आएंगे। या फिर आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई है नहीं, तो फिर वो जंगल से अवैध रूप से लकड़ी की कटाई हो जाती है। तो आप कोशिश करोगे कि फॉरेस्ट्री यानी कि पेड़ों को लोगों के पास ही उगवा दिया जाए, उन्हीं के घरों के आसपास हों, काटेंगे तो वो उन्हीं को काटेंगे, जिससे जो अपना जंगल का कोर एरिया है वो बचा रहेगा। तो फॉरेस्ट को समाज के पास लेके जाना वो है सोशल फॉरेस्ट्री। इसे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, आपके में सिलेबस में जुड़ा हुआ है, दूसरी या तीसरी यूनिट में है, तो वहाँ पर देखेंगे इसे। सोशल फॉरेस्ट्री के 4 सब पार्ट हैं, जिसमें एक है अगर कोई किसान है उसके खेत पे ही लगवा दो, फार्म फॉरेस्ट्री है। एक एक करके इन्हें चारों को पढ़ेंगे। रिक्रिएशनल है, एक्सटेंशन है और रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ये यहाँ पर रीस्टोरेशन पर बात कर लेते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर बेसिकली 3 ही चीज़ें आती हैं, फार्म फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री और एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। ये डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया है, रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, यानी कि वो फॉरेस्ट एरिया या वो फॉरेस्ट की ज़मीन जो बर्बाद हो चुकी है उसे वापस रीस्टोर करना, वो वापस पुरानी स्थिति में ले आना। अब इसे सोशल फॉरेस्ट्री में माना जाए या नहीं माना जाए, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है। मेजॉरिटी जो एक काफ़ी बड़ा पार्ट जो है जो फॉरेस्ट्री एकेडमिक्स है वो इसे नहीं मानते हैं सोशल फॉरेस्ट्री का पार्ट, क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होगा फॉरेस्ट को समाज के पास लेके जाना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेस्ट यानी कि पेड़ उगाने का जो काम है वो सोसाइटी के पास जाके करते हैं। जैसे कि मेरे गांव में लोगों को प्लांटेशन दे दी गई, अपने अपने खेत पे लगवा लो, या रोड के किनारे जो रूरल रोड हैं या जो इन्हें स्टेट हाईवे बोलते हैं, उनकी दोनों किनारों पर दोनों साइड में आपने प्लांटेशन करवा दी। तो ये सारी जो है वो ज़मीन सोसाइटी की होती है, जनरली पंचायत वाले एरिया पे लगवा दी तो ज़मीन सोसाइटी की है, उसका केयर टेकर सोसाइटी करती है, वो आता है सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर। आप जंगल की ज़मीन जिसके जो माई बाप है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उस पर आप रीस्टोर कर रहे हैं तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद कर लेगा, या सोसाइटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होता है, होने का कोई पर्पज़ ही नहीं है। तो ये डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट एरिया है इसे सोशल फॉरेस्ट्री में रखा जाए या नहीं रखा जाए, ये डिस्प्यूट है, और मेजॉरिटी यानी काफ़ी हद तक लोग इसे इसके अंदर नहीं डालते हैं। लेकिन 2-3 ऐसे ऑथर हैं जो फेमस हैं और वो उन्होंने इसे सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर डाल दिया है। तो इस साल अभी जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान का, उन्होंने भी इसे उसमें डाल दिया था। अब इसकी वजह से ये है कि अब भाई वहाँ डाला है, जो अपने पेपर सेट करने वाले लोग हैं वो निहायत ही निकम्मे लोग हैं, उन्हें पता नहीं होता है चीज़ें कैसी चल रही होती हैं। बस वो जो वहाँ पर बैठे हैं उन्हें ऐसे समझ लीजिए आप कि वो एक लाइफ में एक लिमिट से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं सर्विस में इधर इंटर कर गए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है इस फील्ड में। तो उसका एक इशू ये हो जाता है उनके साथ कि जो किताब में लिखा है वो बिल्कुल लाइन पीटने वाले या लिख पीटने वाले लोग होते हैं। तो जो लाइन में लिखा है बस वही पूछेंगे, जो बुक में लिखा है वही सर्व सत्य है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इन्होंने इसे सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर डाल दिया है। तो राजस्थान वालों का भी यही आंसर रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये लेके चलना है कि रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेड फॉरेस्ट वो सोशल फॉरेस्ट्री का पार्ट है, और कई बार जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसे भी सोशल फॉरेस्ट्री के अंडर डाल दिया गया। वो अलग अलग ऑथर हैं, इनके अपने अपने व्यू हैं, तो आप इसको और इसको एग्रो सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर डाल के चलिए। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला आता है अपना फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म मतलब खेत, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल उगाना। यहाँ पर पर्पज ये है कि आप फार्मर को उसी के खेत पे पेड़ उगाने के लिए प्रमोट करते हो। क्या करते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री एक विंग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की,
वो लोग बोलते हैं भाई हमारी नर्सरी से ले जाओ पेड़, 20-20 पेड़ ले जाओ, 50-50 पेड़ ले जाओ, अपने खेतों पे लगाओ, और हम तुम्हें अगले 3 साल 4 साल इनके पेड़ों के संरक्षण के लिए कुछ पैसे भी देंगे, इन्हें लगाने के पैसे देंगे, इन्हें प्रोटेक्ट करने के पैसे देंगे। पर्पज़ ये है कि किसान लालच में आ जाए और अपने खेतों पर लगा ले। तो किसान की खुद की खेतों पर लगवाना फार्म फॉरेस्ट्री है। अब उसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, अपने गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव अपने होते हैं, अपना पर्पज़ है कि वहाँ पर लगेंगे तो ये भाई अपने जंगलों को काटने नहीं आएगा, इसकी ज़रूरतें ही हो जाएंगी कंप्लीट। दूसरा गवर्नमेंट का पर्पज़ है कि यहाँ पर पेड़ लगाएगा, रिलीजियस है, ज़्यादातर मेजॉरिटी हिंदूज़ है, तो उन्हें एक पेड़ से थोड़ा वो रहता है कि अगर लगा है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान पहुँच रहा कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो काटेंगे नहीं। पेड़ लगा रहेगा तो CO2 O2 बैलेंस वाला है वो काम करेगा। तो ऐसे अपने भी छुपे एंगल होते हैं गवर्नमेंट के, भाई प्रमोट करो कैसे भी ग्रीनरी बढ़ेगी, तो वो अपने एंगल चलते रहते हैं। स्पीसीज कौन सी हो सकती है, जो लोकल स्पीसीज हैं उन्हीं को प्रमोट करते हैं। अपन यहाँ पर यूकलिप्टस तो नहीं लग पाएंगे, जो भी लोकल की स्पीसीज होंगी उन्हीं को प्रमोट करते हैं जिनका कॉमर्शियल अच्छा इंपॉर्टेंस हो। फार्म फॉरेस्ट्री के भी 2 टाइप हो सकते हैं, 2 एंगल हो सकते हैं, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल जैसे कि किसान को हथेली में चांद दिखाए कि भाई यहाँ पर टीक है लगवा लो, आज लगा लोगे 10 साल बाद एक पेड़ 50,000 का बिकता है, तुमने अगर 10 पेड़ लगा लिए तो 5 लाख हो गए, लखपति बन गए आप लोग। तो उसे बस ऐसी तारे दिखाते हैं, भाई खुश हो जाता है और लगा लेता है, लेकिन लगाने का पर्पज कॉमर्शियल है। नॉन कॉमर्शियल जैसे कि उससे बोल दिया कि भाई एक काम करिए, जामुन का पेड़ लगा लीजिए, आम का पेड़ लगा लीजिए। यहाँ वो पेड़ लगा रहा है, वो आम का बगीचा नहीं लगा रहा है, एक्चुअल में अपने खेतों पे 2-4 पेड़ लगा लिए, जिससे कि जब उसके फल आए तो उसे अपने घर के कंजप्शन में, डोमेस्टिक यूज में वो यूज कर सके। तो इस टाइप से 2 एंगल हो सकते हैं, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। दूसरी फॉरेस्ट्री की ब्रांच है रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। रिक्रिएशनल मतलब थोड़ा एस्थेटिक फॉरेस्ट्री भी बोल देते हैं इसे, एस्थेटिक स्पेलिंग ध्यान रख लीजिए, एस्थेटिक, सुंदरता वगैरह के लिए। इसका पर्पज़ है कि जो भी एरिया है वो अच्छे लगे। जैसे आप रोड के किनारे जाओ, यहाँ पर पूरा ये अमलतास जो है, कैसिया फिस्टुला, अमलतास की पूरी प्लांटेशन कर देंगे, पूरा बिल्कुल अजीब अलग ही रोड दिखता है। जैसे ये है, यहाँ पर पूरा इन्होंने डिलोनेक्स की जो है, डिलोनेक्स रेजिया गुलमोहर, उसकी ब्रांच शायद वो वैरायटी है, तो उसकी पूरी में प्लांटेशन कर रखी है इन्होंने, अच्छा दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे सुंदरता बढ़े। आपकी कोई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, पुराने जो बाग हैं उनमें इस टाइप से कर देते हैं जिससे अच्छे दिखते हैं, अपने इस जो सिटी में बाग वगैरह होते हैं उनमें अच्छा दिखता है। इसे बोलते हैं रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। तीसरा है अपना ऑब्जेक्टिव वगैरह, क्या वही है कि जो जा रहा है उसे अच्छा भी लगे, ट्रेवलर को अच्छा भी लग जाता है। ये पेड़ है तो उनका जो काम है, रोल है पेड़ों का, वो भी मिल जाता है अपने को, ज़मीन का एक अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन हो जाता है, और इधर से साइड से कोई इनक्रोच नहीं कर पाता है। इन्हें सोशल फॉरेस्ट्री में ही करके डिस्कस कर लेंगे बाद में। स्पीसीज जो लोकल की होंगी वही लगाएंगे अपन, जैसे अशोक की पेड़ लगा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक नेक्स्ट ब्रांच आती है इसकी तीसरी, वो है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, जैसे आपके घर में अपन बोलते हैं लाइट की सप्लाई जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास लैपटॉप है वो यहाँ पर रखा है, लैपटॉप की केबल यहाँ तक जाती है और बोर्ड जो है वो यहाँ है, तो आप यहाँ से एक एक्सटेंशन लेके आते हो, यहाँ तक पहुँच जाते हो, इसे क्या बोल दिया आपने, एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन का मतलब आप उसे खींच के वहाँ तक पहुँचाएगा, जस्ट समझने के लिए। फॉरेस्ट्री की एक ब्रांच भी है एक्सटेंशन एजुकेशन, जो फॉरेस्ट के एजुकेशन को बाहर लोगों में पहुँचाती है। यहाँ एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का मतलब है कि फॉरेस्ट्री की जो नॉलेज है उसे खींच के फॉरेस्ट एरिया से फॉरेस्ट के बाहर लेके जाना। बाहर कहाँ, सोसाइटी के पास लेके जाना, गवर्नमेंट के पास जाना, कुल मिला के वो फॉरेस्ट एरिया के बाहर लेके चले गए आप। फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो नेचुरल ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया है उससे बाहर आप फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब की सब एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है। तो यहाँ आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है कि एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री पढ़ी, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री पढ़ी, और रिक्रिएशनल में रोड के किनारे लगा रहे हैं और यहाँ पर भी एक्सटेंशन में भी रोड के किनारे लगा रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, रिक्रिएशनल का मतलब है जहाँ आप फ्लावरिंग वगैरह लगा रहे हो,
वहाँ पर्पज दिमाग में सुंदरता का है तो हम रिक्रिएशनल बोल देंगे। यहाँ आपका पर्पज केवल सुंदरता नहीं है, आपका पर्पज है यहाँ पर सीधे बाहर से लगा के पेड़ लगा देना, एक केवल एंगल है। अगर आपका यहाँ सुंदरता भी है तो ये पेड़ रिक्रिएशनल के भी अंदर आ जाएंगे और एक्सटेंशन के अंदर भी आ जाएंगे। ये केवल एक अलग अलग एंगल ही है, देखने के तरीके हैं। एक ही आदमी है जो लंबा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, वैसी चीज़ें हैं। एक्सटेंशन का मतलब जंगल के बाहर आप फॉरेस्ट की प्रैक्टिस को लेके जा रहे हो। अब ये कहाँ करते हो आप? जनरली जैसे अपने ग्रीन हाईवे कॉरिडोर में आप रोड के आसपास कर रहे हो, अपने आजकल मिल जाता है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं उनके आसपास कर रहे हो। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री में भी हम यही कर रहे थे, बस एक देखने का तरीका है, रिमेनिंग चीज़ें वो घूम फिर के वही है। लीनियर या स्ट्रिप प्लांटेशन कर देते हैं हम लोग, जैसे रोड ये अपने रेलवे ट्रैक है उनके सराउंडिंग में इस टाइप की प्लांटेशन कर देते हैं। हालांकि ये जो एंगल होते हैं जहाँ पर ये टर्न लेते हैं वहाँ पर नहीं किए जाते हैं, लेकिन प्लांटेशन यहाँ कर दी जाती है, जिससे जो वाइल्ड एनिमल है साइड से वो सीधे सीधे एकदम ट्रैक पे ना आ जाए, क्योंकि ट्रेन स्पीड में होती है फिर कैजुअलिटी बढ़ जाती है। उन्हें रोकने के लिए दूसरा, कई बार जो फार्मर है साइड वाले हैं, आपने देखा होगा वो धीरे धीरे जो रेलवे के पिलर लगे होते हैं, धीरे धीरे वो पिलर के पैर आ जाते हैं और वो धीरे धीरे ट्रैक की तरफ चलने लगते हैं। तो ऐसा ना हो, बेचारे इधर ना आ जाएं, वो वहीं पर लगे रहें, तो ऐसा ना हो, तो इसलिए भी प्लांटेशन के पर्पज है वहाँ रेलवे लाइन के आसपास कर दिया। यूपी और पंजाब में अगर आप जाओगे तो जो कैनाल्स हैं, जो नहरें हैं, उनके किनारे भी आपको ऐसे फॉरेस्ट लगे मिलेंगे। कैनाल की जो ज़मीन है जिससे इनकी जो बाउंड्री होती है इसे मजबूती मिल जाती है, और जो साइड वाले जो इधर पीछे खेत वगैरह होंगे वो धीरे धीरे कैनाल की जो ज़मीन है उसे कब्जा ना कर लें। तो वो सारी चीज़ों के लिए कैनाल बैंक प्लांटेशन, ये सब की सब एक्सटेंशन में आ जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो फॉरेस्ट्री है उसकी चीज़ें पढ़ ली हैं, जिसमें हमने पढ़ा प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री, प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री के 4 ब्रांचें देखी हैं: फार्म फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशनल, एक्सटेंशन और रिफॉरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड एरिया या रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ऐसी 4 चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगी। पहला है द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री सो एज टू ऑब्टेन हाई लेवल ऑफ वॉल्यूम क्वालिटी आउटन। लंबी चीज़ें चलेंगी, सिंपल वे में बोलूँ तो ये बोल रहा है कि फॉरेस्ट्री की वो प्रैक्टिस, वो क्रिया जिसमें आप किसी एरिया से ऑब्टेन हाई लेवल ऑफ वॉल्यूम एंड क्वालिटी, किसी एरिया से आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम उत्पादन और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले आना चाहते हो, ज़्यादा पाना चाहते हो, उसे हम क्या करेंगे? तो देखो, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन का तो आपके लिए मतलब नहीं है, आप कंफ्यूज हो सकते थे इंडस्ट्रियल में। दूसरा यहाँ है इंटेंसिव और कॉमर्शियल, तो बात सही है, इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री से लिंक है, ये तो कुछ बोल नहीं रहा है यहाँ, तो इंडस्ट्रियल तो शायद आपको कन्फ्यूजन ना दे, लेकिन यहाँ कॉमर्शियल और इंटेंसिव में मुद्दा हो सकता है। कॉमर्शियल में भी आप यही ट्राई करते हो कि आपके जो खेत है वो ज़्यादा से ज़्यादा दे दें, लेकिन ये थोड़ा जो प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री हाई लेवल ऑफ वॉल्यूम एंड क्वांटिटी जो है पर यूनिट एरिया, तो जब पर यूनिट एरिया की बात कर दी तो यहाँ अपने पास इंटेंसिव एक्सटेंसिव वाला जो एंगल था वो ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि अगर कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बोलोगे तो यहाँ पर पर्पज पर यूनिट एरिया ना होकर प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारे लिए प्रोडक्ट ज़्यादा सुटेबल होना चाहिए। और फिर अगर कॉमर्शियल करोगे तो इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, तो ये इनका कोई मतलब नहीं है, सीधा अपना इंटेंसिव फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन है। दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विथ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज ए बिजनेस इंटरप्राइज। आप फॉरेस्ट्री की वो जो ब्रांच है जिसमें आप फॉरेस्ट और जो वुड प्रोडक्ट है उन्हें एक टाइप से एक व्यापार को ध्यान में रख के आप कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री नहीं, व्यापार नहीं, ये तो कॉमर्शियल वाला है। समाज की भलाई के लिए नहीं भाई, व्यापार के लिए है, तो ये है प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। प्रोडक्शन के फिर अपने टाइप हो सकते हैं, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, लेकिन ये क्या है? प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री, तो यही इसका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री ऑन फार्म लैंड इज कॉल्ड। वानिकी तकनीकों का उपयोग कृषि भूमि पर करना, क्या बोलेंगे हम लोग उसे? सीधे सीधे फार्म फॉरेस्ट्री।
अभी मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री आपको इसलिए नहीं बताया, इसका आंसर एक एग्रो फॉरेस्ट्री हो सकता है, लेकिन फार्म फॉरेस्ट्री ज़्यादा करेक्ट आंसर है इसका। एग्रो फॉरेस्ट्री से कैसे डिफरेंस है आगे अपन लोग जब सब्जेक्ट आएगा तब डिटेल में से समझेंगे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट आ गया अपना पार्ट, यहाँ क्वेश्चन वाला पार्ट खत्म हो गया है। अपना नेक्स्ट पिलर आता है सिल्वीकल्चर। अभी तक हम लोग फॉरेस्ट देख चुके हैं, फॉरेस्ट्री देख चुके हैं, अब सिल्वीकल्चर को समझेंगे कि आखिर सिल्वीकल्चर क्या है। लैटिन भाषा में एक टर्म था सिल्वा। सिल्वा का मतलब क्या होता है, वुड पैच, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पेड़ों का एक छोटा सा झुरमुट खड़ा हो, उसे वो सिल्वा टर्म यूज करते थे। आप अक्सर देखोगे क्योंकि जो साउथ अमेरिका है उन्हें वैसे भी लैटिन कंट्रीज बोलते हैं, उनमें नाम देखो लूला डी सिल्वा, ये सिल्वा टर्म उनके नाम सरनेम में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सिल्वा का मतलब क्या हुआ, वुड पैच। तो सिल्विक्स क्या हुआ, यहाँ सिल्वीकल्चर से जुड़े हुए 3 टर्म है। आपको सिल्वीकल्चर तो समझना है, इससे पहले एक सिल्वा समझना है और सिल्विक्स भी समझना है। तो सिल्विक्स क्या है, यानी कि जो सिल्वा यानी कि कोई पेड़ है, उसे अगर आपने आज लगा दिया, लगाने से लेके वो पेड़ बड़ा होगा, फल देगा, मैच्योर होने के बाद बुढ़ापा आ जाएगा, यानी कि उसकी पूरी ज़िंदगी का इतिहास उसकी स्टडी करना, और वो जो पेड़ है उसकी, ये तो उसकी पूरी ज़िंदगी की, और वो उसकी साल भर की साइकिल कैसी है। जैसे आपकी ले लो, किसान ले लो, तो एक फार्मर की एक तो साइकिल है उसकी ज़िंदगी की, पैदा होने से लेकर के उसके मरने तक की। दूसरा वो हर साल क्या करता है, उसकी जो एनुअल साइकिल है वो। इन सारी चीज़ों को स्टडी करना किस रिस्पेक्ट में, इसमें केवल यही नहीं देखना कि उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, यहाँ ये भी देखना है कि अच्छा गर्मियों में क्या करता है, सर्दियों में क्या करता है, बरसात में क्या करता है। यानी कि किसी पेड़ की पूरी लाइफ हिस्ट्री और उसके जो जनरल कैरेक्टर है, उनकी जो लोकल क्लाइमेट है, उसको ध्यान में रख के स्टडी करना, इसको बोलते हैं सिल्विक्स। सिल्विक्स इज द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे। तो सिल्वा का मतलब वुड पैच, तो सिल्विक्स का मतलब ये जो वुड पैच में जो पेड़ खड़े हैं उनकी स्टडी करना कि ज़िंदगी कैसे है और उनका एनुअल साइकिल कैसे है। तो सिल्वीकल्चर मतलब क्या है, कल्चर का मतलब क्या होता है, तुम किसी चीज़ को कल्चर कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। तो ये एक टाइप से वो आर्ट है जिसमें आप सिल्विक्स को, यानी कि पेड़ों की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप अपने दिमाग में रख रहे हो, और दिमाग में रखते हुए पेड़ों को ग्रो कर रहे हो, उगा रहे हो। तो सिल्वीकल्चर क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप। सिंपल वे में सिल्वीकल्चर सिल्विक्स के जो प्रिंसिपल हैं उनको ध्यान में रखते हुए पेड़ों को उगाने की जो साइंस है उसी को बोलते हैं सिल्वीकल्चर। अब समझ में तो आ गया, लेकिन ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो समझने से नहीं हो पाते हैं, ये बहुत बकैती वाले क्वेश्चन हैं। एक आपसे बोलेगा सिल्वीकल्चर क्या है, बोला आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप। यही एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो मुझे याद हो पाई पिछले 10-12 साल में, इतना रट्टा मारा हो नहीं पाता है। तो दूसरी डेफिनेशन है सिल्वीकल्चर क्या है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग फॉरेस्ट क्रॉप। पर्पज क्या है इनका, वो ऐसी डेफिनेशन लिख देते हैं और पूछ लेते हैं ये डेफिनेशन किसने दिया। भाई कौन याद रखे इतना, तो एक सिंपल सा तरीका है, आर्ट एंड साइंस वाला कौन है पता नहीं, थ्योरी एंड प्रैक्टिस वाला है ये जो अपने लंगोटिया भाई थे चैंपियन एंड सेथ, वो हैं थ्योरी और प्रैक्टिस वाले। एक और हैं ये टॉमी और कोर्टिसन है, ये अभी राजस्थान वालों ने पूछ लिया, उन्होंने सीधा लिखा सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच डील्स विथ स्टेबलाइजमेंट, डेवलपमेंट, केयर एंड कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर स्टैंड। फिर पूछ लिया ये डेफिनेशन किसने दी, अब भाई कौन लिख दे, तो यहाँ पर ये टॉमी एंड कर्टसन ने, ये 3-4 नाम है जिन्हें याद रखना होता है, और की ज़रूरत नहीं है। अगर आएगा क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे डेफिनेशन पूछ लेते हैं और वो लिख देंगे डैश इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप। क्या होता है, नीचे ऑप्शन में सिल्वीकल्चर मिल जाएगा। सिल्वीकल्चर और सिल्विक्स में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इनमें कन्फ्यूजन बहुत करते हैं वो। उम्मीद है ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यहाँ हिंदी वालों को थोड़ा दिक्कत आ जाता है
तो फिर उन्हें जो स्टडी मटेरियल जो भी है, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा हिंदी में, लेकिन जैसे ही मिलते हैं वो उसी को पढ़ लें। नेक्स्ट है अपना ऑब्जेक्टिव, कि हम सिल्वीकल्चर क्यों करना चाहते हैं, आखिर इतनी बकैती करने की क्या ज़रूरत है। तो पहला ये है कि जो जंगल है अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो जंगल में जो भी पेड़ उगना है, जैसे भी उगना है, वो नेचुरल तरीके से उगेंगे। हमें अपनी डिज़ायर के हिसाब से हम पेड़ों को नहीं उगा पाएंगे। हमें चाहिए कि जंगल ऐसा होना चाहिए जहाँ टीक टीक ज़्यादा हो, तो हम अपने हिसाब से उनका कंपोजिशन है उसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिल्वीकल्चर की नॉलेज होना ज़रूरी है, सिल्वीकल्चर करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया से या इंग्लैंड से हमको एक पेड़ लेके आया और उसे यहाँ लोकल कंडीशन में इंट्रोड्यूस करना है या नीचे लगाना है। तो ये इंट्रोडक्शन कैसे होगा, जब तक आप उस पेड़ को नहीं समझोगे कि ये बाहर का पेड़ है। जैसे हम लोग जर्सी गाय लेके आते हैं तो हमें समझना होता है कि इस गाय की ज़रूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से कंडीशन बनानी पड़ती है। तो वैसे यही है कि आपको जो बाहर से पेड़ लेके आए हैं उसकी समझना पड़ता है, इसकी ज़रूरतें क्या, उसके हिसाब से इन कंट्रोल इन्वायरमेंट में ग्रो करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें सिल्वीकल्चर के अंदर पॉसिबल हैं। यहाँ पर आपको कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो रहा है तो उससे प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं। और मेन मुद्दा आता है रोटेशन पीरियड। बाकायदी चीज़ें आप लोग पढ़ लोगे, रोटेशन पीरियड बता देता हूँ। ये रोटेशन जो टर्म है ये बहुत लंबे टाइम तक पीछा करेगा आपका। जैसे आज मैंने यहाँ पर एक बीज को लगा दिया, सीड को लगा दिया, पेड़ बड़ा हुआ, उगा, मतलब सीड उगा, बड़ा हुआ पेड़, और लास्ट स्टेज में पहुँच गया जब मैं इसे काट लूँगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कटने तक का जो पीरियड है इसी को बोलते हैं रोटेशन। वैसे रोटेशन का मतलब क्या है, घूमना। यही तो है, ये रोटेट हो गया। तो ये यहाँ पर घूम गया क्योंकि जैसे ये खाली हुआ मैंने दोबारा से सीड लगा दिया और काम हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे अपनी 1 साल की क्रॉप है, यानी कि रोटेशन पीरियड उसका 1 साल का है। अब फॉरेस्ट क्रॉप में ऐसी है कि कोई 40 साल का रोटेशन है, कोई 60 साल का रोटेशन। तो रोटेशन मतलब लगाने से लेकर उसके मैच्योर हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम है उसे रोटेशन बोलते हैं। सिल्वीकल्चर में क्या कर लेते हैं कि कोई नेचुरल तरीके से आपने पेड़ लगा दिया, वो 40 साल में मैच्योर होकर कटेगा। अपन कुछ ऐसे तिकड़म विधान जिससे पेड़ तेज़ी से ग्रोथ करे और वो 30 साल में कट जाए तो बेटर है। तो रोटेशन पीरियड अपन लोग कम कर लेते हैं और बकाया के मैन मेड फॉरेस्ट वगैरह पढ़ लेना। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन, 2 ही स्लाइड है। सिल्वीकल्चर इज डिफाइंड। सिल्वीकल्चर क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ट्री। नहीं, ये सिल्विक्स का एक पार्ट है। आर्ट एंड साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप, बिल्कुल सिल्वीकल्चर का जो डेफिनेशन है वो यही है। स्टडी ऑफ ट्री इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, ये और ये इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये डेफिनेशन बनती है सिल्विक्स की, ना कि सिल्वीकल्चर की। सिल्वीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ किसका? ग्रोइंग ट्रीज। ये कल्चर ऑफ हनी, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। ओके। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो ट्री वगैरह है इनको लगाते हैं ऑर्नामेंटल। वैसे तो फॉरेस्ट्री वाले भी लगा देते हैं एस्थेटिक के अंडर, लेकिन हॉर्टिकल्चर की भी एक ब्रांच है इनकी, ऑर्नामेंटल फॉरेस्ट्री। ऑर्नामेंटल इनकी भी है एक, हॉर्टिकल्चर वालों की ब्रांच है। तो उसमें ऑर्नामेंटल में जो इनका चलता है वो हो जाती है इनकी। सिल्वीकल्चर ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? सिल्वीकल्चर के जो मीन्स ओरिजिन है, क्या बोलते हैं, जन्म कहाँ हुआ? तो ये सबका सब यूरोप में जर्मनी वालों ने किया है। तो यहाँ पर सीधा यूरोप लगा दो। सिल्वीकल्चर में जितना भी काम किया गया है लगभग 80-85% जर्मनी की देन है। बकाया की तो हिपोक्रेसी है जर्मनी वालों का, है वो ऐसे है, बट सब कुछ जर्मनी वालों ने किया इसमें। द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट्री, ये सिल्विक्स की सीधी सीधी डेफिनेशन दे दी है इन्होंने। सिल्विक्स की डेफिनेशन लिख दी है इन्होंने। यहाँ पर अपना काम ये हो गया है। अब देख लेते हैं अपना रोल ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों का हमारे लिए क्या महत्व है? इनका जंगल के 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। एक है प्रोडक्शन और दूसरा है प्रोटेक्शन। अब ये जो प्रोडक्शन है, सपोज देखो जंगल में आपने पेड़ लगाए, प्रोडक्शन का काम है। अब पेड़ लगाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत टेंशन होती है कि पेड़ लगाए तो कोई काट ना ले जाए, कट सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये टेंशन देते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं टेंजिबल बेनिफिट, तनाव वाले फायदे जो टेंशन देते हैं। और
प्रोडक्टिव, ये जो प्रोटेक्टिव रोल है, जैसे कि पेड़ है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस पर टेंशन होगी? नहीं। कोई चोरी कर सकता है पेड़ों की ऑक्सीजन? नहीं। यानी कि पेड़ों के वो फायदे जिनकी चोरी नहीं हो सकती, यानी कि जो भलाई का काम करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टेंशन नहीं देते हैं, वो है इनटेंजिबल बेनिफिट। ये शब्दों को याद रखना है आपको, टेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल क्या है, क्योंकि वो कई बार प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव की भी जगह टेंजिबल इंटेंजिबल लिखते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता ये है क्या। तो सिंपल वे में आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्टिव रोल, जो पेड़ों से प्रोडक्ट होने वाला है। जैसे कि पेड़ हमें टिम्बर देते हैं, फ्यूल वुड जलाऊ लकड़ी है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि पेड़ों से पत्तियां मिल गई, हमें गम मिल गया, रेजिन मिल गया, कलर मिल गया पेड़ों की पत्तियों से। आप में से जो मेहंदी यूज़ करते हैं, मेहंदी क्या है, हिना जो है वो पेड़ की पत्ती ही तो है, पर्टिकुलर पेड़ की। आप टर्मरिक है, हल्दी है, वो भी किसी न किसी पेड़, छोटा है बड़ा पेड़ ना है, प्लांट है, ट्री नहीं है, लेकिन कहीं तो है। तो ये सारी चीज़ें हम जो यूज़ कर रहे हैं वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सभी क्या है, जैसे कलर है तो आपको टेंशन रहेगी कोई पत्ती ना चोरी करके ले जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो दिखती हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हो, वो है टेंजिबल बेनिफिट। इंटेंजिबल बेनिफिट, जैसे कि पेड़ जो है वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। जहाँ पर पेड़ लगे होंगे उनकी पत्तियाँ हैं वो गिरेंगी नीचे, पत्तियाँ नीचे झड़ेंगी, वो मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगी, वो सॉइल को सही कर रहा है। अगर ख़राब सॉइल है, मिट्टी है, तो उसे सही कर देंगी, तो वो काम है। CO2 O2 का बैलेंस का काम है। वाटर साइकिल है। रन ऑफ, हिंदी में क्या बोलेंगे, भगवान मालिक है। रन ऑफ का मतलब है पानी, आपकी जो बारिश हो गई तो जो ज़मीन पे पानी फिर दौड़ने लगता है, वो है रन ऑफ। रन हो रहा है, दौड़ रहा है पानी, रन ऑफ है। तो पेड़ क्या करेंगे, ये रन ऑफ को कम करेंगे, पानी को ज़मीन में परकोलेट करना शुरू कर देंगे। विंड वेलोसिटी, जो तेज़ हवा चल रही है उसको ये काफ़ी हद तक रोकेंगे। आपकी जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है उसका एक टाइप से फॉरेस्ट जो है वो स्टोर हाउस का काम करते हैं, पॉल्यूशन जो है उसे रोकने का काम करते हैं। ये सारे बेनिफिट आपके इनटेंजिबल बेनिफिट्स के अंदर आते हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज़ द इनटेंजिबल बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट का इनटेंजिबल, देखो टेंजिबल तनाव देगा, इनटेंजिबल मतलब जो तनाव नहीं देगा। टिम्बर चोरी का डर है, ये टेंजिबल है, तो ये नहीं आंसर। इसेंशियल ऑयल, तेल निकालना, ये भी टेंशन देंगे। रेजिन डक्ट, बिल्कुल टेंशन देंगे। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ये इंटेंजिबल है। आंसर डी आ गया। द इम्पोर्टेंट रोल प्ले बाय फॉरेस्ट आर, फॉरेस्ट हमारे लिए कौन सा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं? प्रोडक्टिव रोल है, प्रोटेक्टिव रोल, दोनों ही करते हैं, तो सी आंसर आ गया। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट आर, फॉरेस्ट क्या है? इन एग्जॉस्टिबल, मतलब अपार संसाधन है, नवीनीकरणीय है, गैर नवीनीकरणीय है, ये नन ऑफ दीज। सीधी सी बात है, इन एग्जॉस्टिबल का तो कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपार है, आप फॉरेस्ट के एरिया को कट कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पे। तो ये नवीनीकरणीय संसाधन है। आपके पास ये एरिया है, आप आज वहाँ से फॉरेस्ट को कट कर लो, वहाँ पर दोबारा से प्लांटेशन के फिर से फॉरेस्ट उगा लो, तो ये नवीनीकरण है, आराम से रिसाइकिल हो जाते हैं। तो इसका आंसर अपना आ जाएगा बॉम्बे। फिर यहाँ पर अपना फॉरेस्टी वाला मुद्दा ख़त्म हो चुका है। कुछ कई बार छोटी मोटी ऐसे टर्म आ जाते हैं जो आपके सिलेबस में तो नहीं है और ना ही वैसे नॉर्मल कहीं पढ़ने में आते हैं, बट वो टर्म कभी कभार क्वेश्चनों में आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सेक्रेड ग्रुप्स, इसे अपन लोकल में समझ सकते हैं दैवी वन, या कई बार आपने देखा होगा, आप में से अगर मेजोरिटी जो गांव वाले एरिया में है तो अक्सर ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कोई पहाड़ है या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर किसी न किसी अपने लोकल जो है देवी देवता है, उनका निवास होता है या उनका मंदिर होता है, और उस मंदिर के आसपास का जो एरिया है वो उस मंदिर से लिंक होता है। तो जनरली जो गांव वाले हैं वो कभी उस एरिया से पेड़ पौधों की कटाई छटाई नहीं करते। वो मंदिर से लिंक है और वो ये मान के चलते हैं कि ये भगवान का जंगल है, इसे हम उपयोग नहीं करेंगे, खासकर वैसी यूज नहीं करेंगे, और ना ही उस एरिया में कोई जानवर को मार कूटी ऐसे कोई काम किए जाएंगे। तो इसको ये इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स, यानी कि पेड़ों का पवित्र, पेड़ों के झुरमुट,
हिंदी तो सही नहीं लिखी है यहाँ पर, पवित्र पेड़ों का झुरमुट। लेकिन बेसिक भाषा आपको समझ में आ गई कि ये है क्या। अपने जो देवी स्थान वगैरह हैं, जैसे ग्वालियर के आसपास है अपने, बहुत सारे हर जगह मिल जाएंगे आपको, ऐसे गुच्छा से मिल जाएंगे। इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। लोकल नेम तो इसके पता नहीं है, बट जैसे एक क्वेश्चन आया है गोम्पा फॉरेस्ट। अब जैसे कि अरुणाचल वाला एरिया है, अरुणाचल में ये बुद्धिस्ट हैं, तो जहाँ भी बुद्धिस्ट है, अब इनकी मोनेस्ट्री है, तो वो मोनेस्ट्री से लगा हुआ जो फॉरेस्ट है वो एक टाइप से इन्हीं के कब्जे में है। इनडायरेक्टली, लीगल नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इन्हीं के कब्जे में मान लीजिए आप उसे, क्योंकि इसमें क्या है, इनकी रिलीजियस थिंग्स जुड़ी हुई हैं। ये उस जंगल में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो एक टाइप से उसमें इनका इफेक्ट रहता है, और लोग उस जंगल को काटने से मतलब काटते नहीं हैं। तो गोम्पा बोला जाता है इनकी जो मोनेस्ट्री है उससे। तो गोम्पा फॉरेस्ट मतलब ये मोनेस्ट्री से लगा हुआ जो एरिया है वो गोम्पा फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट है। तो ये भी सेक्रेड वन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। सेक्रेड फॉरेस्ट आर मोस्टली, जो इस टाइप के सेक्रेड फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, कंजर्वेशन न्यूट्रिएंट, ये सीधी सी है। हायर एस्थेटिक वैल्यू, हायर एस्थेटिक मतलब आपकी जो सामाजिक वैल्यू है या जो आपकी रिलीजियस वैल्यू है उनके हिसाब से है ये। तो इसका आंसर आ गया ए। एक क्वेश्चन आया था यहाँ, ये गोम्पा फॉरेस्ट जो है अरुणाचल का, ये क्या है, तो ये सेक्रेड ग्रुप्स है। बस यहाँ तक अपना आज की क्लास जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगले में अपने जो साइड फैक्टर्स है उसके साथ चलेंगे।